होगी आपको। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा के अंतर्गत, जहां पर आज हम जानेंगे उत्तर कृदंत का जो हमने परीक्षण लिया था उसके कुछ प्रश्नों का हल समझेंगे। तो आपको आवाज आ रही होगी उमाकांत जी, पुरुषोत्तम जी? जी नमो नमः। सम्यक। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हमने पहला प्रश्न यह पूछा था, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कुल मिलाकर के आपके 13 लोगों ने हिस्सा लिया था और हमने ये 25 प्रश्न पूछे थे, जिसमें से कुछ प्रश्न थोड़ा लोगों के लिए कठिन रहे हैं। वो प्रश्न आपके सामने भी बता देते हैं कहाँ कहाँ दिक्कत हुई है। ये वो 4 प्रश्न हैं आपकी। प्रश्न नंबर 1 को नहीं लोगों ने समझा है ठीक से। विपत्ति कस्मिन लिंगे, इसमें गच्चा खा गए हैं। और अपामार्ग इत्यत्र घय प्रत्यय कस्मिन अर्थे, ये दिक्कत दिया है। और एतेषु अशुद्धम चिनुते, 25 नंबर का प्रश्न समस्या पैदा किया है। चलिए अब सभी समस्याओं का देखते हैं हल। यह वो परीक्षण था जो कि कल आयोजित किया गया था। आइए आज इसके कुछ हलों को समझते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न था, इसमें भी बड़ी दिक्कत थी। प्रश्न ये पूछा गया था कि नमुल प्रत्यय विषय इदम कथनम असंगत। नमुल प्रत्यय के विषय में यह कथन असंगत है, ये पूछा गया था। तो नमुल प्रत्यय पौना पुण्य अर्थे भवति, ये तो संगत कथन है। ये मतलब पौना पुण्य अर्थ में तो ये होता है, आपको असंगत ढूंढना था। और नमुलंतानी पदानी पुल्लिंगे भवन्ति, यही था असंगत कथन। क्यों? क्योंकि णमुलंत जो पद होते हैं, णमुल का बचता है अम। ध्यान दीजिएगा, अम बचता है। अम होने से ये होता है मांत, और मांत होने से कृन में जंतः सूत्र द्वारा क्या हो जाते हैं? अव्यय संज्ञक हो जाते हैं सबके सब। तो ये अव्यय है जी। अतः ये पुल्लिंगे भवंती, ये जो कहा है यही बस गलत था। और तो बाकी समान कर्तृकयो हो, धात्वर्थयो हो, पूर्वकालिक क्रिया वृत्तिर भवती, तो ठीक है। इसमें जैसे कत्वा होता है तो णमुल भी होता है। और आवीक्षणे द्योत्ते पदस्य द्वित्वम भवति, आवीक्षण द्वित्व होने पर पद को द्वित्व होता है नहीं, नित्य बीप से तो वो होता है। ये भी संगत कथन है। असंगत कथन था आपका ये दूसरे नंबर का भैया। आप में से 5 लोगों ने लगाया है। चलो भैया, बहुत बहुत साधुवाद इन लोगों को। अब भैया आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये था कि कारुः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो भवति। क्या है? कारु इत्यत्र, है ना, प्रकृति प्रत्यय भवता, ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब क्या प्रकृति क्या प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर 11 लोगों ने दे भी दिया है कि क्री धातु से उण प्रत्यय कर दिया गया है, तो कारु सिद्ध हो जाएगा। बढ़िया, अच्छी बात है। ये जो प्रश्न था ये उणादि से था। हमने कहा था कि ये उणादि का है मैटर।
तो ये उणादि का है ये, ठीक है, आपको थोड़ा बताते भी हैं। हाँ भैया, इसमें ये सूत्र है आपका, कारू जो बनाया है, सबसे पहला ही प्रयोग है क्री वा पा जी मी स्वदी साध्य सुज्ञ उण। तो ये उण प्रत्यय है। तो सबसे पहले में है करोति इति कारू। तो यहीं पर इस क्री धातु से उण प्रत्यय का विधान कर दिया जाता है। ये बढ़िया उड़िए नहीं, ऐसा उण का बसता है उ, और ये णित है, तो क्री को जो है वृद्धि होकर के कार और उ इसमें जुड़ जाता है। कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति उत्पत्ति होकर के कारू शब्द सिद्ध होता है। तो ये कारू की सिद्धि है कि वहां कौन प्रकृति क्या प्रत्यय है, ये आपसे पूछा गया था, ये उणादि का प्रश्न था। आप लोगों ने इसका उत्तर दिया ही है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 प्रश्न हो गए। फिर तीसरे प्रश्न पूछा गया है, णवुलः णकारस्य केन सूत्रेण संज्ञा भवति। णवुल जो है, इसके णकार की संज्ञा कौन सूत्र से होती है? तो इत संज्ञा पूछी गई है। इत संज्ञा चुटु सूत्र के द्वारा होती है, बिल्कुल सही उत्तर है। 9 लोगों ने दिया भी है। बाकी कुछ भ्रमित हो गए हैं, हलंत्यम और तस्य लोपः लगाना सोचनीय है, ऐसा नहीं लगाना है भैया। आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न देखिए। अग्रिम प्रश्न भैया है आपका, तुमुल नवुलौ अत्र अव्यय संज्ञा भवति। तुमुन और नवुल में से अव्यय संज्ञा होती है, माने कि किसकी अव्यय संज्ञा होती है? तो नवुल की होती है, तुमुन की, या दोनों की, कि किसी की नहीं? तो इसका उत्तर है तुमुन, क्योंकि तुमुन का क्या बचता है? तुमुन का बचता है प्रत्यय का तुम। तो मैंने अभी सूत्र लिखा ही था कृन में जनता, ये मांत है, मांत होने से और कृत संज्ञक भी है, अतः ये अव्यय संज्ञक हो जाता है। तो ये अव्यय संज्ञा पूछी है इसकी। आप लोगों ने 9 ने बता दी, मतलब 9 लोग सही सही बता रहे हैं सच्ची, ठीक है। ये बड़े 9 विद्वान लोग हैं। ये नवग्रह हैं कालिदास के, वो कालिदास सदृश नवग्रह हैं विक्रमादित्य की। अब है तुमुल नवलौ कस्मिन काले भवता। तुमुल नवल किस काल में होते हैं? तो 9 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि जी भविष्यत काल में होते हैं। बिल्कुल बढ़िया है ना, वर्तमान काल में नहीं होते भैया। इस सूत्र के अर्थ पर थोड़ा दृष्टिपात करें। ये 4 लोग एक ही जगह पे चले गए हैं। सूत्र है आपका तुमुल नवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। यहाँ पर लिखा है क्रियार्था क्रियायाम उपपदे भविष्यति अर्थे। इस पर गौर करें, भविष्यति अर्थे। तो ये भविष्यत अर्थ में होते हैं, अतः इसका अच्छे से भैया स्मरण रहे। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे पूछा है कि विघ्न इत्यत्र कहा प्रत्यय है। विघ्न में क्या प्रत्यय है? ठीक है, तो विघ्न में भैया का प्रत्यय है कैसे? तो यहाँ पर देखिए, एक वार्तिक पढ़ा गया है, इसमें कौन सा सूत्र है भैया? ये रीदो रफ। रीदो रफ में एक वार्तिक पढ़ा गया है, और आपका ये वार्तिक है घयर्थे क विधानम। घय के अर्थ में क प्रत्यय का विधान किया है। यहीं पर है आपका ये विघ्ना प्रयोग। तो इस विघ्ना में क्या है? का प्रत्यय है वो घय के अर्थ में, और पूछा भी यही बात गई है। तो एकदम सही सही बात बताई है। आपको 10 लोगों ने बता दी भैया, कोई एक बढ़ गया, अच्छी बात है। इसके बाद पूछा है कि अच प्रत्ययो भवति, मतलब कैसी धातुओं से होता है ये अच प्रत्यय?
इवर्णांत धातुओं से, अरे भैया बिल्कुल सब सही बता गए। अर्थात एरच सूत्र को सब लोग जान रहे हैं कि एरच सूत्र से हुआ है। ठीक है, तो ये एरच सूत्र है जिससे इवर्णांत धातुओं से अच प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, और तो अब इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना क्योंकि बहुत लोगों ने सही लगा ही दिया है, आप ये जानते ही हैं। पक्त्रिमम अत्र प्रकृति प्रत्ययो भवति। पक्त्रिमम में क्या प्रकृति प्रत्यय है, ये पूछा है। तो पक्त्रिमम पहला वाला नहीं, 10 लोगों ने सही लगाया है। ठीक है, कि पक्त्री और मप, बहुत सही। इसके लिए आप देखें ये क्या चक्कर है भैया। ये स्थिति है, यहाँ के इन सूत्रों को स्मरण करें, इस प्रक्रिया को। एक तो डुवितः कितरी, आपकी ये धातु है ना, डोप चश पाके, ये पकाने अर्थ वाली धातु ऐसी है भैया जैसे आप पच कहते हो। पच तो इतना है, बाकी ये सब इसका एक संज्ञक है चकार में आकार। तो ये धातु की डू की संज्ञा होने से डुवित होगी। तो जो डुवित होती है धातु में उनसे कितरी प्रत्यय हो जाता है। तो पच धातु से पहले तो क्या कर दीजिए आप, त्रि, ऐसा प्रत्यय। ठीक है, सूत्र कौन है, डविता त्रि, इस सूत्र के द्वारा कितरी कर देंगे। और चका और है, और चकार को कर देना ककार, ये वाला तो कितरी का तो खुद एक संज्ञक है। तो ये बन जाएगा, चाको कुत्त हो जाएगा, तो ये रूप बन जाएगा अभी पक्त्री, ऐसा। ठीक है, पक्त्री बनने के बाद ये सूत्र स्मरण करिएगा, त्रेर त्रेर मप नित्यम, है, मप कर देता है। तो पक्त्री से फिर मप कर दिया आपने, मप का बचेगा म, और स्वादि कार्य करके क्या रूप बन जाएगा, पाकेन निर्वृत्तम पक्त्रिमम, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, स्वादि कार्य कर लेगा। ऐसे करके हमने यह पूछना चाहा है मित्रों, और आप लोगों ने बता भी दिया है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। 10 लोगों ने एकदम पक्त्रिमम उत्तर दिया है, वाह, आनंद आ गया। चलिए, अब पूछा है कि करह इत्यत्र को धातु। करह में कौन धातु है भैया। ये 9 लोग बड़े बुद्धिमान हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों ने फिर उत्तर दिया है कि यहाँ पर कौन धातु है, क्रीम विक्षेपे धातु है। एकदम सही सही बता रहे हैं, क्रीम विक्षेपे। चलो, मतलब ना तो डुक्रियां करने हैं, 2 विद्वानों का तो इधर मत है कोई। ठीक है, और ना ही आपकी कुंग शब्दे है। ठीक है, क्री विक्षेप है, ज्यादातर लोगों ने सही बता दिया। अब इसे हमें बहुत ज्यादा व्याख्यात करना लगता नहीं है। चलो आगे बताते हैं। फिर पूछा है कि जी अच अपौ प्रत्यय है, थोड़ा मिला के कर दिया है। अचपौ प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवता। अच और अप प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं। तो ये जो प्रत्यय होते हैं, भावे कर्तरी कारके संज्ञायाम च विषये, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अर्थात न तो केवल भाव में होते हैं, न केवल कर्म में होते हैं। कर्ता का तो कोई बहुत ज्यादा मतलब ही नहीं है, क्योंकि कर्ता भिन्न में होते हैं ये। तो इसलिए सही उत्तर है इसका डी, भावे कर्तरी कारके संज्ञायाम च विषय। ठीक है, क्योंकि अकर्तरी कारके संज्ञायाम से ये सब अनुवृत्त होता है और आगे तक जाता है। स्त्रियाम कितन वगैरह इधर ये सब वही चल रहा है। यहाँ से देखिए, इस सूत्र से चला है ये, भावे चला है यहाँ से, और अकर्तरी कारके संज्ञायाम च विषय चला है यहाँ से। तो ये सब भैया होते हैं, भाव में होते हैं ये प्रत्यय, यहाँ से आगे जो पढ़े गए हैं। और कर्ता भिन्न, कारक में, किंतु संज्ञायाम, संज्ञा होनी चाहिए, संज्ञायाम च विषय। तो ये कहा है।
कर्ता भिन्न कारक। चलिए आप समझ गए होंगे, अब इस प्रश्न को आगे बढ़ा जाए। आगे पूछा है जी, अथुच इति प्रत्ययः केभ्यः धातुभ्यः भवति। अथुच प्रत्यय कैसी धातुओं से होता है? मित्रों, हम यहाँ पर आपको पूछना चाह रहे हैं टुवितोथुच इस सूत्र को। अतः इसका जो सही उत्तर है वो यही है कि टुवित धातुभ्य। टुवित मतलब इनका टू इत संज्ञक हो, ऐसी धातुओं से होता है। यहाँ पर इन 8 लोगों ने सही उत्तर दिया है, 9 में से कोई एक गड़बड़ा गए हैं, भ्रम हो गया है। सूत्र यह है आपका, जैसे आपने पढ़ा था कि टुवित धातुओं से किप्री होता है, ऐसे ही टुवित से क्या होता है? अथुच होता है। अथुच प्रत्यय करके रूप आपका बनता है वे पथु। गीता में आता भी है वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ठीक है, तो ये सब अस्थिति है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं अग्रिम प्रश्न की तरफ। ये 11 प्रश्न हो गए। इस बार का पेपर सरल बहुत है, हमें लगता है कि इसलिए 2 लोगों ने, उमाकांत जी ने भी 25 प्रश्न पूरे के पूरे लगाए, है ना। कोई ज्यादा फंसाने वाली बहुत ज्यादा बातें नहीं थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। फिर अगला प्रश्न है आपका, चलिए, कि प्रश्न, हाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न इत्यत्र कः प्रत्यय। प्रश्न में कौन सा प्रत्यय है? मतलब ये जो प्रश्न है वो प्रश्न से संबंधित है कि प्रश्न में कौन प्रत्यय है। ये 12 लोगों ने बिल्कुल बता दिया है, नंग प्रत्यय है। होता किस सूत्र के द्वारा है? ये बात आपको जाननी ही चाहिए, आपको दिखा भी देते हैं। भैया कहाँ हो, निकल के आ जाओ, पीछे वो चले पहले गए ही क्या था। है? हाँ यही है। क्या कह रहे थे पुरुषोत्तम जी? नहीं भैया, मतलब आप पीछे नीचे चले गए थे, तो ही मैं बोल हाँ रहा था कि हाँ वो हाँ, पहले। अरे हो जाता है अब, इसमें भ्रम के कहाँ। तो ये है नंग प्रत्यय विधायक सूत्र। पूरा सूत्र आपके सामने है, स्मरण रखिएगा। ये यज याज यच, यज याज यच यत बिच वृक्ष रक्षो नंग, इनसे नंग होता है। इसी में ये, इनको भी याद रखना, यज्ञ याच्या यत्न विष्ण प्रश्न और रक्षण, ये सभी सिद्ध होते हैं। और स्वप के लिए तो भैया अलग से सूत्र है, स्वपोनन है। ये हमने पूछा है कि नहीं प्रश्न में, ये तो पता नहीं, लेकिन वो जरूर पूछे। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब पूछा है जी, धूनि ही इत्यत्र कहा प्रत्यय है। ये थोड़ा चक्कर में डालने वाला था, लेकिन लोग इसको चक्कर में पड़े नहीं। ठीक है, धुनी में नी प्रत्यय भी नहीं है, ऊनी भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं, कितने सही लगा गए हैं भाई, बिल्कुल। यहाँ पर ऐसा दरअसल हो कैसे जाता है? तो ये धुनी पुनी की जो कहानी है भैया, वो ये है कि पहले तो स्त्रियां कितन हो जाता है, ये है। आइए आगे, इधर है स्त्रियां कितन होकर के, फिर एक सूत्र है ये यहाँ पर जो दिया है, ये वार्तिक है ये, कि रीलवा दिभ्य, मतलब यदि धातु रिवर्णांत है या लुआदी धातु है, रिवर्णांत मतलब दीर्घ रिवर्णांत धातु हो या लुआदी धातु है, लुआदी धातुएं हैं, तो वो उनका जो है, उनका जो कितिन है, मतलब जहाँ कितिन प्रत्यय करते हैं, वो कितिन निष्ठावत वाच्य है, तो वो निष्ठा की तरह हो जाता है, निष्ठा की तरह व्यवहार होता है, मतलब जैसे किता प्रत्यय के परे रहते होता है। इसलिए वहां पर जैसे रदाभ्याम निष्ठा तो न पुरुष निष्ठा संज्ञक कार्य होते थे, नत्व वगैरह, तो तेन नत्व, तो यहाँ पर भी इसलिए नत्व हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति है। तो आपका ये बन जाते हैं सभी रूप, और सी में है आपका ये भैया धूनी पूनी लूनी, ये सब के सब उदाहरण है। इसमें से एक तो हमने कट दिया था, इसमें से पूनी उदाहरण को। ठीक है,
उसके पीछे तो बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था, उस वीडियो में देख सकते हैं आप। इतने तक के प्रश्न यहाँ से पूछे। आइए, फिर पूछा कि विपत इति कस्मिन लिंगे। तो विपत में लिंग में क्या चक्कर था भैया? पुल्लिंग भी लगा गए बहुत सारे लोग, कुछ लोग अव्यय भी कह गए। विपत वस्तुतः मित्रों स्त्रीलिंग है। कैसे? ये देखिए, ये संपदा दिव्य क्विप जो ये वार्तिक पढ़ा गया है, इस वार्तिक पर गौर करें विद्वान सभी के सभी। संपदा दिव्य क्विप, इसी से प्रयोग होते हैं संपत, विपत और आपत। इन प्रयोगों की सिद्धि है। अब ये कहाँ पढ़ा गया है? देखो, स्त्रियाम कितिन से कितिन चल रहा है यहां से। जब ये कितिन चल रहा है, उसी के आगे वो पढ़ा गया है। भावे स्त्रीलिंगे, ध्यान दे, स्त्रीलिंगे कितिन होता है, तो घय का अपवाद कितिन हुआ। अब ये कितिन हुआ तो वार्तिककार के मत में संपदा दिव्य क्विप, संपदादियों से क्विप होता है, तो फिर ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं प्रयोग। संपत हो, विपत हो, चाहे आपत हो, ये स्त्रीलिंग के प्रयोग हैं सब। यहाँ पर आपको क्या कहना चाहिए था? विपत कस्मिन लिंगे इति स्त्रीलिंग, ये सही है। ठीक है। हाँ पुरुषोत्तम जी, क्या कह रहे थे? भैया लेकिन उसको रूप तो पुल्लिंगवत चलता है। रूप चलने से कुछ नहीं होता। रूप तो नपुंसक लिंग के भी कुछ रूप पुल्लिंगवत चलते हैं। लेकिन मतलब वो तो नपुंसक लिंग वाले हैं, तो कम से कम भैया प्रथमा द्वितीया में तो कम से कम पुम अधिक क्लिबत चलता है। बस इससे कोई बहुत, अरे इससे कोई बहुत थोड़ी ना होता है। बहुत का रूप उसकी तरह चलेगा तो वैसा होगा। मूल शब्द स्त्री अधिकार में पढ़ा गया है वो। क्विप, जी क्विप भी उसी वार्तिक का शेष है, अतः वो भी जी। स्त्रीलिंग में विधान करेगा। तो फिर इसका रूप भी तो स्त्रीवत ही चलाना चाहिए फिर तो के। तकारांतों में जैसे चलते हैं ना, वैसे होंगे। जी मतलब हलंत शब्दों में, तकारांतों में जो स्त्रीलिंग है जी तदनुसार चलेंगे। मतलब संपत की तरह चल जाएंगे, संपत विपत जी इनके सब एक जैसे। जी। उसको ऐसे देखना हम चाहिए। हम भी कच्चा खा गए हैं इसमें। अच्छा, मैं इसलिए पूछा था। और आप याद रखिए, जब मैंने स्लाइड बनाई थी तो जी हर एक स्लाइड में हर एक प्रत्यय के सबसे पहले टाइटल यही रखा था। जैसे जैसे घय वाले थे, घय वाले में सबसे पहले लिखा था पुल्लिंगे, ध्यान है ना? जी तो वहां पर पुल्लिंगे के अधिकार में गयादि, घय, अच, अप प्रत्ययों को कहा था। जब ये कितन वाले हुए तो वहां सीधा सीधा शब्द लिखा स्त्रीलिंगे। जी मतलब लिंग के अनुसार हमने बांट के ये पढ़ाई। जी नपुंसक लिंग में जब ल्युट प्रत्यय वगैरह हुए थे तो नपुंसक लिंग वाकई हमने स्लाइड पे लिखा भी है। जी। इसीलिए लिखा के भ्रम ना आवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है आपका। ज्वर त्वर श्रिव्य श्रिव्यवि भवाम उपधायाश्च इति सूत्रेण किम विधीयते। इस सूत्र से ऊट प्रत्यय का विधान होता है। सबको पता है, और 9 लोगों को तो ये विशेष पता है, उन्होंने भैया ये लिख दिया है। ये हमारे सब नवग्रह देवता हैं जो सही सही लिख रहे हैं। यही है वो सूत्र जो आपका विधान कर रहा है ऊठ का। जिसमें देखिए, एशाम उपधाया और वकार यो, दो के स्थान पर, उपधा और वकार के स्थान पर क्या होता है? रूठ, मतलब ऊठ निकाल लेना भैया, संधि कर लेना, विसर्ग संधि है। ऊठ, अनुनासिक के क्व, अनुनासिक के क्विप के और जलादि के परे रहे, तो ये सब है। तो क्या हो जाता है? ऊठ हो जाता है। ये ऊठ है सब जगह, ठीक है। अब इस नौने लोगों ने ऊठ लगाया है तो ठीक है, क्विप नहीं करता है। ऊठ की बात कही है उसने। हमने ये नहीं पूछा है कि जू में कौन प्रत्यय है, हमने पूछा है सूत्र क्या करता है, तो वो ऊठ करता है। ऊठ होने से क्विप हो गया, अब आगे चल के वो एक अलग बात है, पर सूत्र के द्वारा ऊठ का ही विधान। फिर है आगे अप्रत्यय विधानम अस्ति। अप्रत्यय किनसे
किनसे किया जाता है? तो प्रत्ययांत धातुभ्य। वाह, ये तो सब लोग सही लगा गए। इसकी तो भैया अच्छी पकड़ कर ली लोगों ने, क्योंकि उसके सबसे पहले ये लिखा ही रहा है कि प्रत्यांतेभ्यो धातुभ्य स्त्रियां मकार। यहाँ पर प्रत्यांत से मित्रों ये जानना माने कि कोई सन्नंत है। इसकी मैंने व्याख्या की है स्लाइड में। प्रत्यांतेभ्य मतलब सन्नंत, सन्नंतादिभ्य। ठीक है, तो सन्नंतादिभ्य, तो सन्न आदि जो प्रत्यय होते हैं वैसे प्रत्यांत यहाँ पर गृहीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तो इसको कौन ज्यादा व्याख्यानित करेगा। अब है 17वां, एभ्य धातुभ्य युच प्रत्ययो न भवति। इन धातुओं से युच नहीं होता। तो उसमें से एक कोई धातु थी जिससे नहीं होता है, वो है आपकी अस धातु। कैसे? तो आपको ये सूत्र जानिएगा। ये सूत्र हमने पूछा है आपसे। ये है ण्यांस स्रंथो युच, ये सूत्र है। तो न्यास में थोड़ा विग्रह करिए, मतलब अलग अलग संधि करिएगा। केणी प्लस आस और श्रंथ, तीसरी धातु कौन है? श्रंथ। इन तीन से युच होता है बस। और हमने पढ़ दिया उसमें अस धातु, उस पर भी कोई कोई लगाया है ना, तो युच न भवती। तो न भवती को तो अस सही लगाया है 11 लोगों ने, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है, एकदम करेक्ट उत्तर दिया है। भावे ल्युटि कृते ल्युडंतेभ्य किम लिंगम भवति। तो देखो ये सबने बता दिया। लिंग विषयक चीज हमने जरूर पूछी है इसमें, क्योंकि लिंग ज्ञान आपको जरूरी है। संस्कृत भाषा में आपकी शुद्धता बढ़ाएगा। और लिंग के लिए हम कह ही चुके हैं, लिंग ज्ञान के लिए हम अलग से कौमुदी पढ़ा लेंगे, तो अवश्य इसके परिशिष्ट के रूप में वीडियो डाल बनाएंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों की समस्या है लिंग ज्ञान, और उसका अभी तक तोड़ नहीं निकाल पाए हैं लोग। लिंग ज्ञान का क्या करें, लेकिन हमने कुछ आधा पद्धा भैया तोड़ निकाल लिया है। ठीक है, हमारे पास एक पुस्तक है, वो तो कह रहे हैं हमने तो पूरा तोड़ निकाला हुआ है, तो उनका भी हम मत आपको दिखाएंगे। चलो अब तो नपुंसकलिंग होता है। अब यहाँ तो कोई, अब मुझे लगता है व्याख्या की जरूरत है ये नहीं, कह रहे लोगों ने कह ही दिया है। ठीक है, पूछा है दंत छदा कस्य संज्ञा। दंत छदा किसकी संज्ञा है? तो वाह, ओष्ठ की संज्ञा है। विद्वान लोग लगा गए हैं एकदम सही उत्तर। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया तो इस एक व्यक्ति पर भी लग रहा है कि हमारे बनाए हुए एक ऑप्शन में फंस गया। मुखावरण वस्त्रस्य, मतलब ये मास्क, मास्क की संज्ञा समझ गया है। ठीक है, तो ये दंता नाम वाले भी फंस गए। ठीक है, इनको भी बताए थे हम। चलो, पर ओष्ठ है इसकी, आपने पढ़ाई है। दंतच्छदा माने ओष्ठ, क्योंकि संज्ञा होने पर ही ये प्रत्यय का विधान है। अब आ जाइए 20, अपामार्ग इत्यत्र घय प्रत्यय कस्मिन अर्थे। यहाँ क्या दिक्कत आ गई भैया? या तो 6 लोग करने लगा पाए, जबकि तो मूल से ही एकदम प्रश्न है डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। ये है वो आपका हलस्य सूत्र पर देखिए आप। हलस्य सूत्र पर ये लिखते हैं यहाँ के कर्ण और अधिकरण में ये करते हैं। ठीक है, हलंतात है। तो अधिकरण अर्थ का तो ये उदाहरण है, रमन्ते स्मृति रामा। और अपमृज्यते अनेन व्याधि इत्यपामार्ग, ये आपका ध्यान दीजिए, मुख्य जो इसमें शब्द है ध्यान देने लायक वो है अनेन। अपमृज्यते अनेन व्याधि, जिसके द्वारा व्याधि क्या हो जाए, एकदम अपमृज्यते, उसका आप अपमार्जन कर दो, यानी कि व्याधियों को भगा दो। 5वें नंबर पे देखो, गीता पुरस्कार उसके लिए लिख भी रहे हैं, चिड़चिड़ाई थी हिंदी भाषायां में, ऐसा कुछ शब्द। 5 कहाँ है? हाँ हाँ, कह रहे हैं अत्र उपसर्गस्य गह्य मनुष्य बहुलमिति दीर्घ, मतलब अब पा, पा के आ को इससे दीर्घ हो जाएगा, उपसर्ग से गह्य मनुष्य से। हिंदी भाषा में हम कह रहे हैं चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। और हमारी ब्रज भाषा में तो उसे क्या कहते हैं, ओंगा कहते हैं, ओंगा, कहीं अपा मार्ग,
कहीं चिड़चिड़ा को चिटा, ऐसे इसके लिए शब्द फेमस है लौकिक भाषाओं में। आपकी तरफ क्या कहते हैं जी पुरुषोत्तम जी इसको? अपामार भैया को बोलते हमारे यहाँ चिड़चिड़ी बोलते हैं। चिड़चिड़ी, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। शारदा जी के भी यहाँ यही कहते होंगे, है ना, ये बराबर शब्द है। चलो, ये हो गए अपामार के विषय में, ये कर्ण में ही है, आपने देखा ही लिया। 21 में पूछा है कि एषु खल प्रत्यय कुत्र, खल प्रत्यय कहाँ हुआ है? गरह, करह, सुकरह, रागह, है, एक जैसा टोन मिला दिया। विद्वान लोग थे, समझ गए कि देखो करह गरह में तो रीदो रप से अप्रत्यय है, दो उदाहरणों में। यहाँ पर क्या है, रीदो रप, इससे अप्रत्यय हो जाएगा। और आपका सुकरह में, ठीक है, रागा में भी नहीं है, रागा तो सबसे पहले ही आया है। और दरअसल जो आपका सुकरह है उसी में है ये खल प्रत्यय। भैया कहाँ हो, निकल आओ, हम खड़े हो, हाँ ये है वो सूत्र। सूत्र याद रहे आपको, ये खल प्रत्यय विधायक ईषद दुस सुषु कृच्छ्रा कृच्छार्थे सुखल। ईषद दुष और सु, इनके उपपद में रहते कृच्छ्र माने कठिनाई, अकृच्छ्र माने कि सरलता, इन अर्थों में खल प्रत्यय का विधान होता है। और इसकी पकड़ यही है कि उसके शुरुआत में या तो ईषद होगा, या दुस होगा, या सु होगा, वहां समझ लेना कि वो खल प्रत्यय है। जैसे देखिए दुष्करा में क्या लग गया, दुष, तो समझ जाना दुष्करा ये खल है। ईशत करा में ईशत लग गया, सुकरा के सु को तो आपने पहचान ही लिया, ठीक है। और ये मिलते जुलते हैं भैया आपके। और जैसे आपने यहाँ पढ़े थे ये करा गरा ये सब तमाम, इधर देखिए जब आप रीदो रब से अप करते थे तो करह गरह यवा लबे भी ऐसे ही बनते थे। और रागह तो आपने ऊपर बनाया ही है, ये घईचा भाव करणयो, इस सूत्र से गह प्रत्यय करके रंजिर न लोपस्यात रागह। तो बस आप ऐसे उसकी पकड़ कर लीजिएगा कि खल प्रत्यय की। तो खल प्रत्यय भैया ये बड़ा अच्छा प्रत्यय है तो खल, लेकिन है ठीक ठाक। अब पूछा है 22 नंबर का प्रश्न कि अलंकार इत्यत्र कित्वा कथम न भवति, अलंकार में कित्वा क्यों नहीं होता है, इसका सही उत्तर देना था। अब हमने पूछा है, मतलब यहाँ ऑप्शन दिए हैं कि अलम इत्यस्य प्रतिषेधार्थकत्वा भावात्, क्या अलम यहाँ पर प्रतिषेधार्थक नहीं है? देखो मैंने पूछा है कित्वा क्यों नहीं होता, तो ये प्रतिषेधार्थक नहीं, प्रतिषेधार्थकत्वात् के प्रतिषेधार्थक होने से, तो ये तो इसका सही उत्तर नहीं है। हमने पूछे हैं समासत्वात्, समास होने से, ये भी सही उत्तर नहीं है। तो यहाँ पर कित्वा क्यों नहीं होता, उसका सही उत्तर है मित्रों यही कि अलम इत्यस्य भूषणार्थकत्वात्, ये भूषण अर्थ वाला, भूषण अर्थ वाला अलम है। तो फिर कित्वा किस प्रकार के अलम से होता है, ठीक है, किस प्रकार से अलम से हमें कित्वा प्रत्यय करना चाहिए, तो उसके लिए सूत्र यही है मित्रों। दो सूत्र है कित्वा वाले, इसमें पहला यही है अलंग खल्यो हो प्रतिषेधयो हो, प्रतिषेध अर्थात जहां निषेध अर्थ है तब उससे कित्वा होता है। जैसे अलम दत्वा, भैया देना बंद करो बस, तो प्रतिषेध वाला होगा। यहाँ पर अलंकार में तो क्या है जी, जो ये अलम है ना, ये भूषण अर्थ में है मित्रों, ये अलम, अतः यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं बन पाती है, भूषण माने सजाने अर्थ में, अतः यहाँ पर हम कित्वा नहीं करेंगे। और तो सब ठीक है, तो भूषण अर्थ होता 7 लोगों ने लगाया है, बाकी लोग थोड़ा भ्रम में फंस गए।
प्रतिषेधार्थकत्वात्, नहीं, प्रतिषेधार्थक नहीं है, भूषणार्थक है। 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि देवदत्तो भोक्ता व्रजति इत्यत्र कित्वा भवति। यहाँ पर कित्वा किस अर्थ में है? देवदत्तो भोक्ता व्रजति, कित्वा भवति माने कि पूर्वकालिक क्रिया से होता है क्या या उत्तरकालिक क्रिया से होता है? मतलब कित्वा किस क्रिया से होता है, उसका कित्वा का विधान पूछा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पूर्वकालिक क्रिया का लगाया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब सही आंसर है जिन्होंने यह ऑप्शन लगा दिया, और बाकी तो सब बहकावा है जी, यही सही है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान देना है सूत्र के अर्थ पर। समान कर्तृकयोः पूर्व काले, पूर्व काले की जो व्याख्या क्या है कि पूर्व काले विद्यमाना धातु कित्वा स्यात्, पूर्व काल में विद्यमान जो धातु हो उससे। यहाँ पर ब्रजति उत्तर काली की क्रिया है और वहीं पर भोक्ता पूर्व काली की क्रिया है, अतः आपको जो कित्वा के दर्शन है वो कहाँ होंगे? यही भोक्ता में होंगे। ठीक है, तो ये है स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 24 नंबर का आपका प्रश्न है, रलोव्युपधात हलादे संश्चयति सूत्रे धातोः विशेषणानि कानि। धातोः के विशेषण कौन कौन है? तो 9 लोगों ने कह दिया जी ये सब हैं धातु के विशेषण हैं। रल प्रत्याहारांत धातु होनी चाहिए, ईवर्ण अथवा उवर्णोपद धातु होनी चाहिए, हलादि धातु होनी चाहिए, ये सब है। और है ही सूत्र में, अर्थ में स्पष्ट है ये बात कि ई वर्ण उप, इस तरह से देखिए, ई वर्ण उवर्ण उपद धातु होनी चाहिए, सबसे पहला नियम। तो ये ई वर्णोपद है धातु आपकी है। यहाँ से देखिए, ई वर्णोपद धातु होनी चाहिए, पहला नियम। धातु हलानी होनी चाहिए, दूसरा नियम। और रलंतात्पर और रलंत होनी चाहिए धातु है। ऐसी धातु यदि है तो उससे परे सेठ सन या कितवा जो होते हैं वो कित हो जाते हैं। सूत्र का मुख्य काम है कित करना। तो ठीक है, अब समझे होगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब विशेषण है अर्थ करते हैं। मैंने इसमें पूछना चाहा है कि अर्थ विषयक जानकारी भी आपको रहनी चाहिए, सूत्रों की आवश्यक है। एतेषु अशुद्धम चिन्हता, इसमें से अशुद्ध कौन है ये सुनना था। तो आइए चर्चा करते हैं। प्रकृत्य, यहाँ पर तो लुट हो जाएगा कि नहीं? प्रकृत्य में हो जाएगा, तो प्रकृत्य में लिट होने में कोई बाधा नहीं है। मतलब लिट क्यों? लिट की तो छोड़िए ना, हम तो बात कर रहे हैं कित्वा, कित्वा के स्थान पर लेप की। लेप होने में कोई बाधा नहीं। कित्वा और उसके स्थान पर लेप होकर के समास से अनय पूर्व कितो लेप प्रकृत्य बन जाएगा। तो हमें चुनना था अशुद्ध, और ये है शुद्ध। अगत्वा की क्या स्थिति है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब तक इस सूत्र पर नहीं ध्यान देंगे, नए समास नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे अकृत्वा है, अकृत्वा सही प्रयोग है कि नहीं? सही है, क्योंकि यहाँ नए समास पूर्व में है। ये अ जो है यहाँ पर ये नए समास का है। तो कित्वा को, मतलब क्री धातु से कित्वा करने पर ये जो कित्वा है इसको लेप नहीं होगा। कारण कि सूत्र खुद ही कहता है अनय पूर्वी, नए समास पूर्व में नहीं हो, तभी मैं कित्वा के स्थान पर लेप करूंगा। यहाँ तो नए समास पूर्व में है, तो कित्वा के स्थान पर लेप नहीं होगा, कृत्वा प्रयोग सही होगा। तो जैसे अकृत्वा सही है, वैसे ही सही है यहाँ पर आपका अगत्वा। ठीक है, तो अगत्वा भी सही है। और हमें क्या, आपको ढूंढना क्या था? है, आपको ढूंढना था शुद्ध। अनागत्य कैसे सही होते हैं, ये मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर पहले आगत्य के साथ में कित्वा और उसको लेप कर दिया जाता है। नय का जो
नए का जो जोड़ होता है वो बाद में करते हैं यहाँ पर नए समास, जब तक उसको मान करके प्रादि समास मान करके हो जाता है यहाँ पर लेप। ऐसे उदाहरण मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते वक्त इसी लेप वाले प्रकरण में बताए। लेकिन जो स्मृति है बस यही गलत है। क्यों? स्मृति धातु से तो स्मृत्वा बनेगा, सही तो, ठीक है ना? क्या बनेगा? स्मृत्वा। और हम जब तक कोई पूर्व में किसी प्रादि का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी इस प्रकार के अव्यय का, तब तक वो लेप नहीं होगा। समास से अनय पूर्वक तो लेप, ये नियम। अतः यही गलत है स्मृत्वा। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा मित्रों। यही थे आपके 25 प्रश्न। ठीक है जी। तो अब बताइए क्या स्थिति है। अब आपका ये प्रकरण होता है यहीं पर समाप्त, और अब प्रारंभ होगा कारक प्रकरण। तो कारक प्रकरण के लिए हम विगत कई दिनों से सोच रहे हैं कैसे पढ़ाया जाए, और आप लोगों की भी राय लेना चाहते थे ग्रुप में डाल के। फिर मैं सोचा कि बात कर लेंगे एक बार, वो ज्यादा सही रहेगा। मन में आया कि देखिए, आपको तो पता ही है स्थिति के लघु सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण के मात्र 16 सूत्र हैं, जो कि मोटा मोटी समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे जितनी हम संस्कृत प्रयोग करते हैं उतनी के हिसाब से वो परफेक्ट नहीं बैठते हैं। इसलिए क्या किया जो है, वरदराजाचार्य जी ने अपने इस कमी को मध्य सिद्धांत कौमुदी में सुधारा। तो वहां पर 70 सूत्र उन्होंने लिखे। वैसे कारक प्रकरण में जो सूत्र हैं वो 115 सूत्र या 114 सूत्र आपके इस कारक प्रकरण में रखे गए हैं। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में आप उन्हें देख सकते हैं। इतने सारे सूत्र हैं जो कि हर एक परीक्षा में आपसे पूछे जाते ही हैं। फिर यदि प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य सिद्धांत के 70 सूत्र भी थोड़ा सा कुछ अधिक हो जाते हैं। अब चूंकि हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, अब हम सिद्धांत कौमुदी नहीं यहाँ पर उसके पढ़ा सकते हैं अलग से, या लघु सिद्ध या फिर मध्य सिद्धांत की भी सोचा था कि उससे उसका करा दिया जाए, तो उसे भी नहीं करा सकते। तो फिर विचार किया कि क्या करें। भैमी व्याख्याकार के स्टाइल को देखा। भैमी व्याख्याकार ने कुल मिलाकर के 16 तो वो, और अपनी तरफ से कुछ उन्होंने एक परिशिष्टम भी दे दिया है, तो ऐसे कुल मिलाकर के 55 सूत्र भैमी व्याख्याकार ने भी उद्धृत कर रखे हैं। हमने सोचा कि क्या ऐसा मार्ग अपनाएं, तो भैया हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो यही है कि हम पढ़ाएं तो मूल लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, अर्थात उन 16 ही सूत्रों को, लेकिन हमें लगे कि कुछ ये सूत्र, ये नियम वाक्य को आपको बनाने के लिए आवश्यक हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अतिरिक्त रूप में। हमने भी फिर यही विचार किया है। अतः कारक प्रकरण में हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं आपको, एक 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 वाक्य क्या ध्यान रखते हुए। कुछ सूत्र तो इसमें बड़े ही दिग्गज सूत्र आएंगे, इसमें प्रातिपदिक अर्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जैसे सूत्र हैं। तो इन सूत्रों की जैसी भट्टो जी, दीक्षित और जैसी वरदराजाचार्य जी की व्याख्या है उतनी ही मात्र हम करेंगे। नागेश जी ने इसमें जो जैसा जितना कहा है वो तो सभी विचार करेंगे, तो अलग से ही उनका तो ग्रंथ की विधा व्याख्यान शैली अलग है इस कारक प्रकरण पर, उसे कहने पर तो बहुत विस्तार होगा। एक अलग बात है कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ एक आध बात स्पर्श कर ली तो कर ली, प्राय जैसा दीक्षित संप्रदाय में है आपके, मतलब दीक्षित वरदाचार्य जी का जैसा कारक है वैसा ही हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा हमारा ध्यान इस पर रहेगा, जिसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते रहे हैं, कि संस्कृत आपकी कैसे सुधरे, चाहे लेखन में चाहे वाचन में, वो सुधरेगी। ठीक है, अर्थात अब हम बहुत सारा मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो गया, तो अब कारक प्रकरण में उसका उपयोग सीखेंगे। माने कि आपने सभी तिङंत के प्रयोग जान लिए, सभी सुबंत के प्रयोग जान लिए, अब जो जान लिया उसका कैसे वाक्य प्रयोग करना है ये आपको सीखना है। तो ये आपको कारक प्रकरण में ही सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसकी तैयारियां हैं। कुछ नए लोगों को और इसमें ऐड करना होगा, तो आप भी अपनी तरफ से
नए लोगों को इसमें ऐड करने के लिए बताइएगा, हम करेंगे। कुछ हमें जो ऑनलाइन सुनते हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं जो अभी इस डिजिटल दुनिया में जिनका प्रवेश नहीं है। बहुत सारे मुझे ऐसे भी फोन आते हैं, कॉल्स, कुछ महात्मा लोगों के। तो मैं उन लोगों के प्रति भी कहता हूँ, वो ऑफलाइन मेरे से आकर के देवप्रयाग पढ़ ले, मैं उन्हें ऑफलाइन भी पढ़ाने को तैयार हूँ, जो इस सिस्टम के तरीके से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि यह तो हमने उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग का प्रारंभ किया था कि जो दूर स्थित है, लेकिन इस प्रकार के यदि कुछ लोग हैं गिने चुने होते हैं, तो वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ऑनलाइन मात्र ही पढ़ाते हैं, ऑफलाइन नहीं। हम ऑफलाइन पढ़ाना बल्कि ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे ऐसे लोगों को। आपके भी संपर्क में कुछ ऐसे हों जो व्याकरण को थोड़ा समझना चाह रहे हो सही रूप से, अभी तक समझ में नहीं आई हो, ऐसे जिज्ञासु जन अवश्य संपर्क करें। हम उन्हें हर तरीके से यहाँ पर समझाएंगे। तो बस यही बातें हैं कुछ। अब शेष बातें कारक प्रकरण में के आरंभ में आप देखिएगा, हम उसे करते हैं। फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के स्टाइल से पढ़ाते हैं, ठीक है उमाकांत जी, जितना उसमें है। और लेकिन आप देखिएगा लघु सिद्धांत कौमुदी में भी आपको इतनी इतनी बात बता देंगे, मतलब एक एक दिन में। वैसे तो प्रथमा विभक्ति का पाठ हम कोशिश करेंगे कि ये 7 विभक्तियां हैं इसमें, तो इसमें कुछ विभक्ति बड़ी है, उसमें 2-3 दिन का वक्त लगेगा बस, नहीं तो एक एक दिन की एक एक विभक्ति है। तो उस एक एक दिन में हम प्रयास करेंगे आपको वो सभी जो नियम है और जो भी जैसे जैसे उनका वाक्य प्रयोग होता है नियम को लगने के बाद, वो सभी बताया जाए, तो आपके लिए हितकर होगा। हमने इसके लिए बहुत पुस्तकों का अध्ययन किया है कारक को पढ़ाने के लिए। हमारे पास सिद्धांत कौमुदी की न जाने कितनी सारी टीकाएं रखी हुई हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रूप से। और इसके अलावा भी अनुवाद की भी जो अनुवाद चंद्रिकाएं विशेष इधर उधर हैं, पुरानी से पुराने विद्वानों की, नई से नई, तो उस सबकी सहायता से हम आपको बहुत अच्छे तरीके से नियमों को बताएंगे। आप जब तक इनके लिए कब से प्रारंभ हो रहा है भैया? है, कब से प्रारंभ हो रहा है? बस 1-2 दिन का ही वक्त लगे। हम थोड़ा एक आध नए कुछ लोगों को जोड़ लें जो यदि जुड़ना चाहें तो। और जो कुछ पुराने लोग हैं जो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उन्हें ग्रुप से रिमूव भी कर देते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि कौन हमारे मैसेज रीड नहीं कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा रिमूव भी करना होगा, क्योंकि वो शायद किसी कठिनाई की वजह से इसमें नहीं आ पा रहे हैं, इसको नहीं देख पा रहे हैं। तो उतने ही हमें लोग रखने हैं ग्रुप में जो कि सही हों, किसी न किसी रूप में वो हमारे मैसेज को तो कम से कम रीड कर लें, और जो मैसेज भी नहीं रीड कर रहे हैं उन्हें थोड़ा ये करना पड़ेगा। ठीक है, जी भैया। तो चलो समापन करते हैं फिर आज के आपका यहीं पर ये। जी जी, चलो, नमो नमो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।